नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से आज आपके साथ चर्चा करेंगे, जो कि स्नातक विषय के अंतर्गत पर्यावरणीय समाजशास्त्र में खंड 1 और इकाई 2 के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि खंड 1 की इकाई 2 संबंधित है जो 2 लोकप्रिय अवधारणाओं से या दृष्टिकोणों को, जिसको कहते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, जिसमें सबसे पहला नाम आता है यथार्थवाद, रियलिज्म या रियलिटी जिसको कहते हैं रियलिज्म, या और दूसरा कहते हैं रचनावाद, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। तो दो दृष्टिकोणों के बीच में हम अंतर को देखेंगे। शुरुआत में हम सबसे पहले जो देखेंगे वो ये समझेंगे कि यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद की विशेषताएं क्या हैं, इसके संस्थापक कौन कौन से लोग हैं, और पर्यावरणीय अध्ययन में यथार्थवाद की क्या भूमिका है। तत्पश्चात हम चर्चा करेंगे कि इस रचनावाद क्या है, और रचनावाद और यथार्थवाद के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट है या जो एक विवाद है चर्चा का, जो डिस्कोर्स का, वो उसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम कि यथार्थवाद क्या है। सामाजिक विज्ञान में यथार्थवादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सामाजिक दृष्टिकोण माना जाता है। वास्तविकता के बारे में कुछ सैद्धांतिक मान्यताओं और पद्धति संबंधी चिंताओं को संदर्भित करता है। यह यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह धारणा है कि संसार में सब कुछ, इसकी संरचनाएं, घटनाएं और मानवीय अनुभव, चेतना और इसके बारे में धारणाओं से स्वतंत्र है। यानी संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो घटनाएं हो, संरचनाएं हो, प्रकृति के विभिन्न अंग उपांग हो, वो मानवीय अनुभव, उसकी चेतना और उसकी धारणाओं से, उसके बारे में जो वो धारणा मनुष्य बनाता है, उससे वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य एक धारणा बनाता है कि ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है, तभी वो ऋतु होती है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो यथार्थ है। इसीलिए इसको कहते हैं यथार्थवाद, रियलिटी या इसको कहते हैं रियलिटिविज्म, राइट। अब बात आती है यह समझने के लिए, उदाहरण के लिए प्राकृतिक जीवन, जिसमें जिसमें भूमि, नदियां, पहाड़, विभिन्न जीवित प्रजातियां अर्थात पशु पक्षी, विभिन्न मौसम की स्थितियां या घटनाएं शामिल हैं जो मनुष्यों से स्वतंत्र हैं। यानी मनुष्यों से स्वतंत्र हैं और उनकी चेतनाओं से भी स्वतंत्र हैं। दूसरे अर्थ में हम समझ सकते हैं, दूसरा यथार्थवादी दृष्टिकोण का ज्ञान मानता है कि संसार जिस रूप में विद्यमान है उसे मनुष्य के माध्यम से जाना जा सकता है। इंद्रिय अवलोकन, और इसलिए हम दुनिया को जान सकते हैं, इसकी प्रकृति को माप सकते हैं, इसके तंत्र और उसके काम करने के तरीके की पहचान कर सकते हैं, और इस प्रकार घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि यथार्थवाद ये नहीं मानता है कि मनुष्य पर्यावरण की घटनाओं को, पर्यावरण के संक्रियाओं को वो समझ नहीं सकता है। हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं, और अपने इंद्रियों के माध्यम से उसको हम अवलोकित करते हैं। तो एक संबंध है, लेकिन यहाँ पर यथार्थवादी दृष्टिकोण का मानना है कि यह नहीं है कि मनुष्य अपने चिंतन से, अपने विवेक से और अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने मानसाओं के अनुसार प्राकृतिक या यथार्थवाद या जो रियलिटी है, जो वास्तविकताएं हैं संसार की, उस प्रकृति की, उसको वो स्थापित करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जरूर है कि यथार्थवाद के माध्यम से, यथार्थवादी दृष्टिकोण के माध्यम से मनुष्य अपने इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति में हो रही घटनाओं को समझने में कामयाब हो सकता है और उसके बारे में भविष्यवाणी भी कर सकता है। अब बात आती है कि यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वो पर्यावरणीय समाजशास्त्र में उसका क्या महत्व है, और पर्यावरणीय समाजशास्त्र में यथार्थवाद क्या है। पर्यावरण समाजशास्त्र में दो प्रमुख दृष्टिकोणों, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, दृष्टिकोणों जिनमें से प्रमुख है आपका यथार्थवाद और रचनावाद या निर्माणवाद भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक डिबेट, एक डिस्कशन देखा गया है। यह पर्यावरण समाजशास्त्र में एक विशेष महत्व प्राप्त करता है, क्योंकि यह अनुशासन, प्रकृति समाज संबंधों, पर्यावरणीय परिवर्तनों, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक संपर्क के प्रश्नों से संबंधित है।
यथार्थवाद को प्रकृति के अध्ययन में लागू किया गया है। यानी यथार्थवाद का प्रयोग प्रकृति और मानव समाज के बीच संबंधों को समझने के लिए इसको लागू किया गया है और यह बहुत व्यापक रूप से इसको लागू किया गया। यथार्थवादियों का मानना है कि विश्लेषण, परीक्षण और निरूपण प्रकृति, पर्यावरण से संबंधित अवधारणाएं वास्तव में पर्यावरणीय वास्तविकता को संदर्भित करती हैं और पर्यावरणीय नीति को तैयार करने में सहायता करती हैं। इसके प्रमुख संस्थापकों में से जो प्रमुख हैं उनका नाम है टेड वेटन, पीटर डिकेंस एंड रेमंड मर्फी। ऐसे विद्वानों ने यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य का जो है की व्याख्या की है। इन विद्वानों के अनुसार यथार्थवादी मॉडल हमें प्राकृतिक दुनिया के पहलुओं, घटनाओं और प्रथाओं और सामाजिक संस्थानों के लिए इसके निहितार्थ की जांच करने में मदद करता है। यानी इन विद्वानों ने, मर्फी जो एक यथार्थवादी दृष्टिकोण के विद्वान हैं, उनका कहना है कि रासायनिक उद्योग ठीक यही चाहता था कि ओजोन रिक्तीकरण की वास्तविकता को नकार कर, यानी यह कहकर कि ओजोन रिक्तीकरण की ऐसी कोई समस्या मौजूद नहीं है, वह अपना लाभ कमाना जारी रख सकते हैं। अब यहाँ पर यथार्थवादी तर्क समझने की जरूरत यह है कि बहुत सारे पर्यावरणीय जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो पर्यावरणीय मुद्दे और समस्याएं हैं मानव जीवन के सामने, तो उसको अलग अलग मनुष्य के समूह और समुदाय उसको अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। जैसा कि मर्फी का कहना है, वो अपने लेखन में कहते हैं कि जो रासायनिक उद्योग हैं, उद्योगपति या पूंजीपतियों का पर्यावरणीय समस्याओं को देखने का नजरिया उनका अपना हो सकता है। उनके अनुसार कोई ओजोन में छिद्र नहीं हुआ है, ओजोन रिक्तीकरण की कोई समस्या नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर ये बात स्थापित हो जाएगी कि ओजोन लेयर में होल है और वो ओजोन लेयर मानव समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि उससे रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, किरणें होती हैं, वो मनुष्यों के शरीर को प्रभावित करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर स्थापित हो जाएंगी तो उनके उद्योग और व्यापार पर असर पड़ेगा। इसलिए वो एक परसेप्शन का निर्माण करते हैं, जिसमें वो कहते हैं जिससे कि वो अपना पैसे को कमाना जारी रख सके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समझने की जरूरत है। यथार्थवादी इसको इनकार करते हैं। यथार्थवादी तर्क देंगे कि एक पर्यावरण समस्या यानी विकिरण, प्रदूषण, अम्लीय वर्षा आदि मौजूद हो सकती है। पहले इसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सामाजिक समस्या के रूप में स्वीकार किया जाता था। पहले के समाज में इसको एक सामाजिक राजनीतिक समस्या के रूप में स्वीकार किया जाता था। समुदाय और ऐसा भी मानना है कि जहां पर यह समस्याएं थी वहां लोग रह भी रहे हैं, लेकिन भौतिक रूप से यह अभी तक मौजूद है। तो अगर ये मानते हैं, यथार्थवादी कहते हैं कि ये तमाम तरह की जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, चाहे अम्लीय वर्षा हो, चाहे विकिरण हो, रेडिएशन हो, प्रदूषण हो, ये सारी चीज़ें हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, सी लेवल का राइज हो, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनका पिघलना हो, ये सारी घटनाएं जो हैं वो पहले के समय में उसको लोग सामाजिक राजनीतिक रूप से एक विश्लेषित करते थे कि वो सामाजिक राजनीतिक रूप और उसके कारण से वो होती हैं, या उसका निहितार्थ सामाजिक राजनीतिक कारणों से है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है जहां जहां ये समस्याएं हैं वहां आज भी मनुष्य रह रहे हैं, लोग उस पर विचार भी करते हैं, लेकिन उनकी भौतिक वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता। वो एक भौतिक घटना है, वो एक प्राकृतिक घटना है, वो मनुष्य के रहने से, मनुष्य के सोचने से, मनुष्य के अपने परसेप्शन के निर्माण करने से बदल नहीं सकता है। वो आज पहले भी ये घटनाएं थी, आज भी वो घटनाएं हैं, और जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हुई है वैसे वैसे हम उसको एक भौतिक घटना के रूप में समझ पाए हैं और उसको सामाजिक रूप से हम विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं। यथार्थवादी एक सामाजिक सिद्धांत विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। पर्यावरण जो मानव समाज के बीच संबंधों को यथार्थ रूप से प्रतिबिंबित करता है और प्रकृति की शक्तियों जो समाजशास्त्रीय विश्लेषण से प्रकृति की स्वायत्त कार्यप्रणाली को नहीं छेड़ते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं कि यथार्थवादियों का मानना था कि एक ऐसा सामाजिक सिद्धांत विकसित होना चाहिए जो पर्यावरण मानव के बीच संबंधों को समझने के लिए यथार्थ से प्रतिबिंबित उसका विश्लेषण समाज का करे। यानी समाज किस रूप में
किस रूप में यथार्थ जो प्राकृतिक यथार्थ है या इसको कहते हैं पर्यावरणीय यथार्थ है, जो रियलिटीज़ है, चाहे वो मौसम का चक्र हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो डेज़र्ट हो, मरुस्थल हो या फिर जो है हमारी अन्य घटनाएँ हों, तो इनको समझने के लिए एक ऐसा सिद्धांत का निर्माण होना चाहिए, जो परसेप्शन का निर्माण ना कर के उसको समझने पर जोर दे और केंद्र में किस बात को रखे? केंद्र में पर्यावरणीय वास्तविकता को, यथार्थ को ध्यान में रखे कि ये तो चक्र है। मैं एक उदाहरण के साथ इसको समझाने की अगर कोशिश करूँ, शायद सरल रूप से, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भूकंप आते हैं, जो ज्वालामुखीय घटनाएँ होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उनको अगर देखेंगे तो अगर मनुष्य ये कहे क्योंकि वहाँ उस सामाजिक कोई कारण होगा या कोई एक परसेप्शन बनाए, कोई एक बनाए कि ये भूत-प्रेतवाद से जोड़ा जाए उसको या किसी मनुष्य के कर्मों से उसको जोड़ा जाए, तो ऐसा सही नहीं माना जाएगा। ठीक है? क्या या ना वो सही हो सकते हैं, ना वो गलत हो सक घटना ना सही हो सकती है, ना गलत हो सकती है, ना किसी समुदाय विशेष या वर्ग विशेष विद्वानों का एक मत हो सकता है, इसलिए वो घटना घटती है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि होता ये है कि वो एक प्राकृतिक घटना है, वो एक पदार्थवादी घटना है, भौतिक घटना है, वो तो घटित होगी, पहले भी घटित हो रही थी, आज भी घटित होगी क्योंकि जो लोग ज्योग्राफी अगर आप पढ़े हो तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जो जो ज्वालामुखीय घटनाएँ होती हैं या फिर भूकंपीय कंपन होता है, जो भूकंप आता है, वो कहीं न कहीं उसका एक प्लेट टेक्टोनिक से उसका रिलेशन है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। जो सिद्धांत है वो उसको बताता है। तो क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी की संरचना वो कई प्लेटों से मिलकर बनी है, उसमें आपस में सामंजस्य और उसमें परिवर्तन होता है, उसमें गतिशीलता पाई जाती है, आपस में वो टकराते भी हैं, उसकी वजह से ये सारी घटनाएँ क्रियान्वित होती हैं। तो अब इस हकीकत को, इस वास्तविकता को या यथार्थ को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए केंद्र में यथार्थ यानी केंद्र में भौतिक घटनाओं को रखना ज़रूरी है। उसके बाद उसके द्वारा पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों, राजनीतिक प्रभावों, आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करने की ज़रूरत है। ऐसा यथार्थवादी दृष्टिकोण के लोग मानते हैं। इसलिए यथार्थवादी इस बात की जाँच करते हैं कि मानव समाज किस प्रकार प्रकृति में अंतर्निहित है और समाज प्रकृति पर कैसे कार्य करता है। यानी समाज प्रकृति के साथ क्या व्यवहार करता है और कैसे अंतर्निहित है, इसको समझने पर जोर देता है, जैसा कि मर्फी जो एक यथार्थवादी दृष्टिकोणवादी है, उनका मानना है। रेमंड मर्फी 2002 में कहते हैं कि प्राकृतिक दुनिया के भौतिक पहलुओं और मानव समाज के लिए उनके निहितार्थों पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया है कि ऐसे मामले भी हैं जब हमने प्राकृतिक संकट के संकेतों को गंभीरता से लिया और उन्हें वास्तविक समझा। उन कारकों के आधार पर देशों ने किसी भी पर्यावरणीय जोखिम या खतरों के प्रभाव, उनकी प्रकृति, कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए तमाम तरह की नीतियां बनाई और जीव और मनुष्यों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए तमाम कार्रवाइयां भी की, तमाम उपाय भी किए। अब इसको एक उदाहरण के साथ अगर समझें आप तो इस तरह समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्राकृतिक घटनाओं को, भौतिक संसार को, भौतिक जगत को समझ पाते हैं, उसकी यथार्थ को समझते हैं कि सुनामी कब आएगी, अर्थक्वेक कब आता है, भूकंप कब आता है या बाढ़ कब आएगी, बाढ़ क्यों आती है, उनके कारण क्या होते हैं। इन सब को जब हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो तमाम ऐसे देशों ने प्राकृतिक संकट को पहले से समझना जितना अच्छे तरीके से समझा, उससे निपटने की, उसके उपायों की, उसके प्रभाव को समाज पर कम से कम करने में कामयाबी हासिल की है। जैसा कि अगर आपको याद हो कि पहले के ज़माने में भारत में जो हमारे यहाँ साइक्लोन आते थे, समुद्र तटीय क्षेत्रों में तूफान आते थे, बाढ़, बिजली, जो वज्रपात होता था, इन तमाम जो जो पर्यावरणीय संकट आते थे, जो कहा जाए प्राकृतिक संकट, उनसे निपटने के लिए हमारे पास हम उतने अच्छे तरीके से नहीं निपट पाते थे, बेहतर तरीके से उसके नहीं निपट पाते और जान-माल का नुकसान हम कम नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे-जैसे हमने भौतिक संसार को, पर्यावरण को समझा, हमारे तकनीकी उन्नयन हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, अब हम उन भौतिक संरचनाओं की, उनकी साइकिल को समझने में कामयाब हुए हैं, हम भविष्यवाणियाँ करने में कामयाब हैं, तो
उनके द्वारा जो उत्पादित जो नुकसान है, उसके द्वारा जो किया गया नुकसान है, उसको कम करने में हम कामयाब होते हैं। अगर आप देखें हमारे यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारत सरकार, हमारी सेना हमेशा जो है हमारे हमारे इंजीनियर तूफान आने के पहले उन क्षेत्रों में पहुँच जाते हैं, कहाँ-कहाँ किस तरह का नुकसान होगा, प्रिकॉशनरी इसको कहते हैं, पूर्वानुमान के आधार पर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, लोगों को वहाँ से दूर ले जाते हैं, तटीय क्षेत्रों से मछुआरों को अलार्म अलर्ट करते हैं। ये तमाम कारणों से, तमाम उपायों करने से जान और माल दोनों का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो ये कहीं न कहीं यथार्थवादी इस बात पर जोर देते हैं और इसको मानते भी हैं। जब जोखिम को वास्तविक माना जाता है, तो कई औद्योगिक और विकासशील देशों ने विशेष रूप से इन समस्याओं से निपटने के लिए नीतियाँ बनाई। जब हम ये मान लेते हैं कि ये प्राकृतिक जो संकट है, प्राकृतिक घटनाएँ हैं, वो वास्तविकता हैं, वो तो तमाम ऐसे औद्योगिक और विकासशील देशों ने इन समस्याओं से निपटने के लिए तमाम तरह की नीतियाँ बनाई। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे भारत में कहा जाए तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, तो ऐसे एनडीआरएफ, नेशनल डिज़ास्टर मैनेज, जो जो हमारे रेस्क्यू टीम होती है, तो ये सारे फोर्स होती है, ये सारे जो उपाय जो किए गए हैं अपने जन और धन के नुकसान को बचाने के लिए किए गए। ये तभी संभव हो पाया है जब हमने भौतिक जगत में हो रही घटनाओं, वास्तविकताओं को उनके वास्तविकता में समझा है। अगर हम उदाहरण के रूप में बताएँ, तो जैसे नदियों का संरक्षण करना हो, झीलों का संरक्षण करना हो, प्रदूषण को रोकना हो, ओज़ोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाना हो, वनों की कटाई को रोकना हो और भूकंप आदि। तो इन सारे जो पर्यावरणीय संकट हैं, उनसे बचने के लिए विशेष तरह की नीतियाँ विभिन्न देशों के द्वारा, औद्योगिक समुदाय के द्वारा, औद्योगिक और विकासशील देशों के द्वारा बनाई गई हैं। अब बात आती है कि प्रकृति को यथार्थवाद और क्या मानता है? यथार्थवाद कहता है कि प्रकृति को तब संरचनाओं, प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भौतिक दुनिया के भीतर लगातार संचालित होती हैं। यथार्थवादी सवाल पूछते हैं कि पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में सच्चाई क्या है? इस घटना का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? अम्लीय वर्षा क्यों होती है? प्रदूषण के बढ़ने का कारण क्या है? और शहरों में ग्रीन हाउस गैस जो होती है, उसके बढ़ने का कारण क्या है? और जो जो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसे कहते हैं भूमंडलीय तापन या ऊष्मन, वो क्यों बढ़ जाता है? तो इन सारे सवालों का जवाब ढूँढने के लिए हमको भौतिक यथार्थता, यानी भौतिक संसार, पर्यावरणीय संसार के बारे में यथार्थ को समझना पड़ेगा। टेड वेटन, जो एक यथार्थवादी हैं, उन्होंने सामाजिक संपर्क के लिए पर्यावरणीय वास्तविकताओं के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार प्रकृति की किसी भी समझ में न केवल मनुष्य बल्कि गैर मानवों का जीवन, कार्य और संदर्भ, अन्य वस्तुएं, जीवित प्राणी, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव भौतिक दुनिया की संस्थाएं भी शामिल हैं। यानी उनका मानना है कि प्रकृति की किसी भी समझ में, प्रकृति को समझने में जब तक हम गैर मानवों के जीवन को भी नहीं समझते हैं, चाहे वो वस्तुएं हों, अन्य वस्तुएं हों, जीवित प्राणी हों, हमारा इकोसिस्टम हो, हमारी जो बायोफिजिकल एंटिटी हो या जैव भौतिक दुनिया हो, संसार हो, ऐसी संस्थाएं भी शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए यथार्थवादी विद्वानों नीति और राजनीतिक पर्यावरण को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर माना जाए यथार्थवादी जो हैं वो जो यथार्थवादी विद्वान हैं, वो राजनीतिक या राजनीतिज्ञों द्वारा बनाई गई नीतियों को आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं। समाजशास्त्र प्रकृति और उसका दायरा, प्राकृतिक दुनिया में मानवीय हस्तक्षेप की सीमाओं पर बहस करके, यानी ओजोन रिक्तीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर ध्यान देता है। यानी समाजशास्त्रीय पर्यावरणीय समाजशास्त्र में जो यथार्थवाद है, वो क्या करता है, उसका मकसद ये है, उसका उद्देश्य ये है कि जो प्राकृतिक दुनिया में जो मानवीय हस्तक्षेप की सीमा है, वो निश्चित होनी चाहिए। एक हद तक ही हम प्रकृति के प्राकृतिक जो जो उसकी क्रियाएँ, प्राकृतिक जो घटनाएँ हैं, उनमें हस्तक्षेप करें। एक उसकी हमको सीमा पहचाननी होगी। जैसे हम कहते हैं, अगर हम अपने विकास के लिए, मानव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की जब बात आती है, तो हमको एक सीमा अपनी बनानी पड़ेगी। मनुष्य समाज को एक सीमा का निर्धारण करना पड़ेगा कि किस हद तक कोयले का उपयोग हम करेंगे,
बिजली बनाने के लिए, किस हद तक हम जो है जो पेट्रोलियम ऑयल है, डीज़ल या जो प्राकृतिक गैस है, इसका हम उपयोग करेंगे गाड़ियों को चलाने के लिए, कल कारखानों को चलाने के लिए, और उसकी कीमत क्या होगी? कहीं न कहीं जाकर के एक चेक लगाना पड़ेगा, एक सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो हमारे तेल के संसाधन हो, रिज़र्व हो, चाहे हमारे कोयले के संसाधन हो, हमारे खनिज संसाधन हो, इन सब की एक निश्चित सीमा है, वो निश्चित है। वो हमेशा-हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। तो मनुष्य को और यथार्थवादी इस बात को मनुष्यों को समझाने की और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि बिना भौतिक संसार के यथार्थ को समझे हम शायद मनुष्य के संसार को, इस मानव संसार को हम संकट की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये ऐसे मुद्दों की तरफ ध्यान देना यथार्थवाद के दृष्टिकोण का भी उद्देश्य है। यथार्थवादी इस विचार पर जोर देते हैं कि भारी औद्योगिकरण के कारण वैश्विक पर्यावरण संकट प्रकृति और समाज के लिए वास्तविक प्रकृति प्रभाव और निहितार्थ है। यानी जैसे-जैसे औद्योगिकरण बढ़ा है, वैसे-वैसे पर्यावरण संकट और मनुष्य के समाज की जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एक द्वंद्व है, वो बढ़ा है और उसके अनेक तरह के प्रभाव हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये वास्तविकता है, ये हकीकत है, इसको समझना पड़ेगा। प्रकृति और इसकी गतिशीलता केवल सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं, अवधारणाओं या श्रेणियों में नहीं है, वे अपनी स्वायत्त विशेषताओं और कार्यप्रणालियों के साथ मौजूद है। यानी प्रकृति की और उसकी समझ, इसकी गतिशीलता केवल सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं से निश्चित नहीं होती है, अवधारणाओं से निश्चित नहीं होती है, श्रेणियों से निश्चित नहीं होती है जो मनुष्य निर्माण करते हैं, बल्कि वो अपनी ऑटोनॉमस फीचर्स, जिसको स्वायत्त विशेषताएं धारण करते हैं और वो कार्यप्रणालियां मौजूद होती हैं। प्रकृति की अपनी कार्यप्रणाली, क्षमता और अस्तित्व का आयाम है, जो स्पष्ट रूप से मानव दुनिया के साथ संपर्क में स्थापित होता है, दिखता है। प्रकृति और इसकी प्रक्रियाओं की गतिशीलता और शक्तियों को समझे बिना हम पर्यावरणीय घटनाओं, परिवर्तनों जैसे आनुवांशिक संशोधन, समुद्र के बढ़ते जलस्तर, ग्लेशियरों की घटती ऊंचाई, बाढ़ की घटना आदि को समझ नहीं सकते हैं। यथार्थवादी इस विचार को रखते हैं। अब बात आती है कि यथार्थवादियों ने जो पर्यावरणीय समाजशास्त्र में यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, उसकी जो विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, अब उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचना कैसे की जाती है, तो उन पर हम लोग अब प्रकाश डालेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। यथार्थवादियों के सैद्धांतिक तर्कों से जुड़ी कई समस्याएं हैं। सामाजिक रचनाकारों ने, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, रचनावादी कहते हैं, ने वास्तविकता को वस्तुनिष्ठ रूप से जानने में सक्षम होने के यथार्थवादी दावे के साथ कई मुद्दों की ओर इशारा किया है। आलोचना में यानी रचनावादियों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचना कई मायनों में कई तरीकों से की है, खास करके वस्तुनिष्ठ रूप में, ऑब्जेक्टिव वे में। हम जब जब अपने आप को यथार्थवादी जो ये दावा करते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव तरीके से, हमको पहले पर्यावरणीय जगत को समझना पड़ेगा, इसकी ओर वो इशारा करते हैं। कुछ लोग तर्क देंगे कि यथार्थवादी वास्तविकता के सांस्कृतिक पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो सांस्कृतिक सामाजिक पहलुओं को नजरअंदाज करता है, जिसके माध्यम से लोग प्रकृति की दुनिया को समझते हैं और व्याख्या करते हैं। आलोचकों का कहना है कि अपने जैविक और भौतिक पूर्वाग्रहों के कारण यथार्थवादी अर्थ निर्माण की सामाजिक प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यानी वो, चूंकि वो पूर्वाग्रहित होते हैं और वो ये मानते हैं कि वास्तव यथार्थ, जो प्राकृतिक यथार्थ है वही यथार्थ है, बल्कि इसलिए वो जो यथार्थवादी अर्थ का निर्माण जो है, जो अर्थ के निर्माण की जो मीनिंग निकल के आती है, उसका प्रभाव निकल के आता है, वो सामाजिक प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दे पाते। उसका जो सामाजिक सोशली जो कंस्ट्रक्टेड रियलिटी है, उसको वो समझ नहीं पाते हैं, उस पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, अलग अलग समय अवधि में अलग अलग लोगों द्वारा प्रदूषण को बहुत अलग अलग ढंग से देखा जा सकता है। कर्ताओं द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं को
एक क्रम निर्धारित किया जा सकता है, हमेशा वहाँ की प्राकृतिक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के अनुरूप नहीं होती है, बल्कि जटिल सामाजिक सांस्कृतिक व्याख्यानों और राजनीतिक एजेंडे द्वारा तैयार या सेट की जाती है। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अलग-अलग अवधि में लोगों द्वारा प्रदूषण को बहुत अलग-अलग ढंग से देखा जाता है। प्रकृति की अपनी संरचना, अपना उसकी अपनी गति और गतिशीलता हो सकती है, लेकिन अलग-अलग समय में अलग-अलग समुदायों द्वारा, अलग-अलग लोगों द्वारा उस प्रदूषण को अलग-अलग ढंग से देखा जाता है। पर्यावरणीय समस्याओं के क्रम भी निर्धारित किए जाते हैं कि कौन-सी समस्या ज़्यादा खतरनाक है, कौन-सी समस्या कम खतरनाक है, कौन-सी समस्या से के साथ आराम से चला जा सकता है, कौन-सी समस्या का निदान तत्काल आवश्यक है। ये एक रैंकिंग भी की जा सकती है। तो ऐसा मानते हैं उसके आलोचक यथार्थवाद की आलोचना करने वाले लोग कि सामाजिक सांस्कृतिक जो व्याख्याता है, व्याख्यान होता है, राजनीतिक एजेंडा, ये सब तय करते हैं कि कोई भी पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है और किस तरह की है। जैसे अगर अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे राजनीतिज्ञ होते हैं, जो हमारी सरकारें होती हैं, हमारा राज्य होता है, वो किस ढंग से पर्यावरणीय प्रदूषण को लेता है। कितने खतरनाक तरीके से या कितने उसको गंभीर रूप में लेता है और उसके बारे में एक एक डिस्कोर्स स्थापित करता है, एक परिचर्चा शुरू करता है। जैसे भारत में अगर देखा जाए स्वच्छ भारत अभियान या माना जाए साफ-सफाई, हमारे आस-पास गली मोहल्लों, सड़कों पर साफ-सफाई ना होने की वजह से तमाम तरह की बीमारियाँ होती थी, तमाम तरह के रोग होते थे और सरकारों को अलग से उस पर अलग तरह का स्वास्थ्य के लिए अलग बजट खर्च करना पड़ता था और लोगों के अपने भी पैसों का नुकसान होता था। हमारा जन और धन दोनों की हानि होती थी। तो कहीं न कहीं इस वास्तविकता को सरकारों ने जब महसूस किया कि भारत सरकार ने महसूस किया कि अगर हम स्वच्छता पर ज़्यादा पैसा खर्च करें, लोगों को जागरूक करें और लोग अगर स्वच्छता अपने आस-पास स्वच्छता का वातावरण बनाएँ, तो शायद जो स्वास्थ्य पर जो खर्चा हो रहा है, अत्यधिक खर्चा हो रहा है, हमारे जन-धन की हानि हो रही है, उसको बचाया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। और स्वच्छ भारत अभियान चला और आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले जिस तरह के वातावरण में हम रहते थे, आज के वातावरण में एक बदलाव दिखता है, एक परिवर्तन दिखता है। क्योंकि हम आप उसके साक्षी हैं। हम आप जानते हैं कूड़ा कहाँ फेंकना है, कहाँ थूकना है, कहाँ नहीं थूकना है, क्या सही है, क्या गलत है। ये सारी चीज़ें अब जागरूकता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकार के प्रयासों के माध्यम से लोगों के राजनीतिज्ञों के आह्वान के माध्यम से लोगों में वो जागरूकता आई है। लेकिन यहाँ पर यथार्थवाद की आलोचना करने वाले जो रचनावादी हैं, वो कहते हैं कि ये राजनीतिज्ञों, ये सरकारों पर निर्भर करता है, समुदायों पर निर्भर करता है कि कोई समस्या कितनी गंभीर है, कितनी नहीं है। यहाँ इसका तात्पर्य ये है कि वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। जैसे किसी भी संस्कृति में, किसी भी समुदाय में कुछ ऐसी परंपराएँ, ऐसे रिचुअल्स, ऐसे रिचुअल या उसको क्रियाएँ संपादित की जाती हैं, जो शायद अगर देखा जाए तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि वो किसी समुदाय विशेष की, किसी समाज की, किसी वर्ग विशेष की वो संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति का पार्ट है, इसलिए वो उसको कम गंभीर मानते हैं, उसको कम गंभीरता से लेते हैं। यही रचनावादियों का दृष्टिकोण है और यही यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचना में बातें कही जाती हैं। इसके अलावा निर्माणवादी या जो रचनावादी हैं, वो यथार्थवाद की पूर्ण निश्चितता की आलोचना करते हैं। कंप्लीटनेस की जो बात होती है या जो कंप्लीट रियलिटी की जो बात होती है उसकी वो आलोचना करते हैं। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करके पर्यावरणीय वास्तविकताओं की हम सभी जो प्रकृति का ज्ञान हमारे पास है, विज्ञान है, एक मानवीय निर्माण है। यानी जो भी इस पर्यावरण के बारे में जो भी ज्ञान हमने हासिल किया है, जो विज्ञान है हमारा, विज्ञान का विकास हुआ है, वो एक मानवीय निर्माण है, जो कुछ सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है। यानी वैज्ञानिक समझ, टेक्नोलॉजी का विकास, ये सारी चीज़ें जो मानवीय वास्तविकताएँ हैं, मानवीय निर्माण की प्रक्रिया है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है।
और एक सामाजिक परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ है और समान सामाजिक कारकों के प्रभाव के लिए वो समान सामाजिक कारकों के प्रभाव के लिए वो खुला है या उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा विद्वानों का मानना है कि कई यथार्थवादी सिद्धांतकारों के पास पर्यावरण विज्ञान में बहुत कम औपचारिक प्रशिक्षण है और इसलिए वे पर्यावरणीय मुद्दों के सटीक कारणों का मूल्यांकन करने में पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं है। यानी जो यथार्थवादी हैं वो इतने ट्रेंड नहीं है, स्पेशलाइज नहीं है कि वो पर्यावरणीय मुद्दों के सटीक कारणों का मूल्यांकन करने के लिए वो सक्षम हो पाए। डिकेंस प्रकृति के सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए यथार्थवादी स्थिति का बचाव करते हैं। उनका तर्क है कि पर्यावरणीय मुद्दे और समस्याएं केवल पर्यावरणविदों या विद्वानों द्वारा बनाई गई रचनाएं नहीं हैं। चाहे जापान का मामला हो या भारत का परमाणु रिएक्टरों का खतरा या परमाणु बमों का प्रभाव, ये एक सामान्य है और ये केवल पर्यावरणविदों के कहने से, पर्यावरणविदों के विश्लेषण के से ही नहीं होता है, बल्कि वो एक सामान्य एक सार्वभौमिक खतरा है या एक समस्या है, चाहे वो परमाणु रिएक्टरों का खतरा हो या फिर जो उसको कहते हैं रेडिएशन का खतरा या परमाणु बम या फिर जो और भी घटनाएं दुनिया के अन्य अन्य देशों में, चाहे चेरनोबिल की घटना हो, चाहे फुकुशिमा जो जापान में एक घटना हुई थी रेडिएशन की, वहाँ की घटना हो, इन सब को इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि ये पर्यावरणविदों के कहने से, ये घटनाएं प्राकृतिक थीं और उसका अपना प्रभाव होता है। अब बात आती है जो दूसरा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है यथार्थवाद के बाद में, वो है रचनावाद या निर्माणवाद। रचनावाद सामाजिक क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय दृष्टिकोण में से एक विज्ञान है। यह हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि हम क्या जानते हैं और हम किसी चीज को कैसे जानते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके बारे में हम क्या जानते हैं और किस तरह से और कैसे जानते हैं। जो रचनावादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से एक बाहरी उद्देश्य विलक्षण वास्तविकता के अस्तित्व से इनकार करता है, जो इसके बारे में मानवीय धारणाओं से स्वतंत्र है। यानी जो रचनावादी हैं उनका मानना है कि जो बाहरी जो एक उद्देश्य है या उसको कहेंगे विलक्षण वास्तविकता, जिसको कहेंगे कंप्लीट रियलिटी, जैसी कोई चीज विद्यमान नहीं है और इसके बारे में वो मानवीय धारणाओं से स्वतंत्र नहीं है। यह सामाजिक धारणाओं के महत्व पर बल देता है। अवधारणाएं, विचार, ज्ञान जो लोगों को उनकी दुनिया को समझने में मदद करते हैं। इस परिवर्तन को मोटे तौर पर 19वीं शताब्दी में विल्हेम डिल्थे, मैक्स वेबर, एडमंड हसर, जॉन डेबी के लेखन के साथ उभरने वाले व्याख्यात्मक मोड़ के रूप में भी जाना जाता था। यानी ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में इसका उल्लेख मिलता है, इसका उद्भव हुआ मिलता है, जिसमें खास करके विल्हेम डिल्थे, मैक्स वेबर, एडमंड हसर, जॉन डेबी ने जो अपने लेख लिखे हैं, जो अपनी व्याख्याएं किए, और खास करके उनका वो ये अप्रोच, एक मेथड जो उन्होंने डेवलप किया, जिसको कहा गया था इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग के रूप में जाना जाता था। यानी कंस्ट्रक्टिव रियलिटी या सोशल कंस्ट्रक्शन, राइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात करते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं उससे इसका उद्भव और वहां से ये इसका जन्म होता प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। समाजशास्त्रियों ने इस दुनिया में मनुष्यों द्वारा उनके अनुभव और कार्यों को बताए गए अर्थों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक धारणाओं, सामाजिक संपर्क, वैचारिक विश्व दृष्टिकोण और वास्तविकताओं की की साझा समझ के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। ज्ञान क्या है, सूचना, तथ्य क्या है, इसका निर्माण हम साझी समझ के माध्यम से करते हैं। वो प्रकृति जो प्रत्येक व्यक्ति की जो सामाजिक धारणाएं हैं, संपर्क हो चाहे विश्व दृष्टिकोण हो, उसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। रचनावाद जो यह प्रतिमान है वो मानवीय संदर्भों यानी उनके सामाजिक मूल्य प्रणाली, रुचियों, समाजीकरण को समझने पर जोर देने के कारण यथार्थवादी प्रतिमान से भिन्न है, जो लोगों को किसी भी मुद्दे या समस्या को समझने के तरीके को आकार देता है। निर्माणवादियों या रचनावादियों के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में किसकी सच्चाई को सच के रूप में चित्रित किया गया है।
यानी इनका मानना है, रचनावादियों को मानना है कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उसके बारे में कौन सी सच्चाई को सच के रूप में चित्रित किया गया है, ये भी जानना जरूरी है। सच्चाई रियलिटी कई हो सकती है और कई है, उसका निर्माण करते हैं लोग। तो कौन सी सच्चाई को सच के रूप में चित्रित किया गया है, कौन सी सच्चाई को झूठ के रूप में चित्रित किया गया है, इसके बारे में जो सवालों का जवाब है वो रचनावादी दृष्टिकोण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की समझ और ज्ञान निर्माण उसके समाजीकरण, भाषा सीखने, समाज सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा मध्यस्थ होता है। यानी किसी भी व्यक्ति की समझ और ज्ञान का निर्माण उसके समाजीकरण है। ये रचनावादियों का मानना है कि जो हम प्रकृति के बारे में, जो हम भौतिक संसार के बारे में, जगत के बारे में जो भी ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान को हासिल करने में, उस वास्तविकता को समझने में जो तमाम ऐसे और भाग या अंग उपांग होते हैं वो उसमें मदद करते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर माना जाए, अगर समाजीकरण ना हो व्यक्ति का, भाषा सीखी ना जाए, सांस्कृतिक संदर्भ ना हो, तो शायद हमारा ज्ञान इन सारे चीजों से प्रभावित होकर के निर्मित होता। अब इसको एक उदाहरण के रूप में अगर समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक समुदाय ऐसा है जो जहाँ पर बच्चों का जो समाजीकरण किया जा रहा है, वहाँ पर वो प्राकृतिक समस्याओं के बारे में, न उनके माता पिता अपने बच्चों को वो सीख नहीं दे रहे हैं, न साफ सफाई करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं, न वो पर्यावरण पानी बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, ना प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ, ना वो खुद प्रयास कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई को रोकने की बात नहीं करते हैं, पेड़ों को लगाने की बात नहीं की जाती है। तो ऐसे समुदाय समाज में जो बच्चों का समाजीकरण होगा, वो शायद उसके ज्ञान का निर्माण जो होगा वो एक भिन्न तरह का होगा, जिसमें पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति समझ की कमी होगी। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे बच्चे पर्यावरणीय समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेंगे, उनके लिए वो उतनी बड़ी समस्या संकट नहीं होंगे। तो इसी तरह से रचनावादियों का मानना है कि भाषा, संस्कृति का जो संदर्भ है और समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। तब जाकर के जो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम समझ सकते हैं, चाहे वो पर्यावरणीय ज्ञान हो, चाहे वो समाज की कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ज्ञान हो, कुछ भी। रचनावादियों का तर्क है कि प्रकृति स्वयं को बिना मध्यस्थता के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है और हमेशा इसके बारे में सामाजिक अर्थों, निर्माणों और व्याख्याओं की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। यानी प्रकृति स्वयं अपने आप को नहीं प्रस्तुत कर सकती है, बल्कि उसमें हमको जो मध्यस्थता की भूमिका निभाने की जरूरत होती है, उसके सामाजिक अर्थों, निर्माणों और उसके व्याख्याओं, इंटरप्रिटेशंस या व्याख्याओं की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। यह इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है, ना कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त होता है। जो सामाजिक ज्ञान होता है या मानव ज्ञान होता है वो सामाजिक रूप से निर्मित होता है। यही सेंट्रल पॉइंट रचनावादियों का है। सो रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, वास्तविकता का निर्माण सामाजिक रूप से होता है। ठीक है ना। यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो जो प्रभाव है, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है, वो अपनी एक महती भूमिका निभाते हैं ज्ञान के निर्माण में और सामाजिक समझ के निर्माण में। सामाजिक आयाम जैसे भाषा, सामूहिक प्रतीक, उपकरण, समाजीकरण, राजनीतिक चर्चा, रोजमर्रा की प्रथाएं, सांस्कृतिक मान्यताएं और मूल्य। उदाहरण के लिए, यदि किसी जानवर को सामाजिक रूप से बिल्ली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो इसे समाज द्वारा तदनुसार समझा जाएगा। यानी जो अगर कैट प्रजाति यानी बिल्ली प्रजाति, जिसमें लॉयन, टाइगर, ये सब सारे बिल्ली, छोटी बिल्ली, घरेलू बिल्ली, ये सब आते हैं, चीता, इन सब को समझने के लिए जो इनका वर्गीकरण किया गया है वह सामाजिक रूप से बिल्ली को समझने में इसको कहते हैं समाज द्वारा तदनुसार ही उनको समझा जाएगा, क्योंकि लोग यह सुनकर और विश्वास करते हुए बड़े हुए हैं कि कुछ विशेषताओं वाला एक जानवर, जिस जानवर में ये विशेषताएं होंगी वो जानवर बिल्ली प्रजाति में आएगा।
ठीक है, उसकी परिभाषा इस तरह से विल्ली के रूप में की जाएगी। पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन ने वास्तविकता के सामाजिक निर्माण की अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण दिया। उनका तर्क है कि मानवीय अंतःक्रियाएं मानव व्यवहार के बारे में अवधारणाएं विकसित करती हैं और धीरे धीरे ये अवधारणाएं सामाजिक आदतों का हिस्सा बन जाती हैं। पीटर बर्जर और लकमैन जो समाजशास्त्रीय चिंतक हैं, उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात की है और उन्होंने ही यह तथ्य दिया है कि जो मानवीय अंतःक्रियाएं हैं मानव व्यवहार के बारे में अवधारणाएं विकसित करती हैं और धीरे धीरे ये अवधारणाएं सामाजिक आदतों का हिस्सा बन जाती हैं और संस्थागत हो जाती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से रचनावादियों का तर्क है कि पर्यावरण का निर्माण सामाजिक रूप से होता है। पर्यावरण के बारे में किसी भी दावे को हल्के में लेने के बजाय एक सामाजिक निर्माणवादी या रचनावादी परिप्रेक्ष्य किसी दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्थित होने का प्रयास करेगा। यह समस्या या मुद्दे के संबंध में विभिन्न हितधारकों की जांच करने का प्रयास करेगा या उसका विश्लेषण भी करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो जो कौन सी समस्याओं के प्राकृतिक समस्याओं के बारे में जो दृष्टिकोण विद्यमान होता है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो समुद्र तल का ऊपर उठना हो, हमारे ग्लेशियर का पिघलना हो, ये समस्याएं, इस पर जो जो काफी बहुत चर्चित समस्याएं हैं पर्यावरणीय, उसके बारे में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे तो बहुत आगे बहुत चर्चा में रहते हैं, बहुत एक बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन कुछ मुद्दों पर लोग खामोश रहते हैं। यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि कौन से मुद्दों पर जोर देने से फायदा होगा समाज का या किसी समुदाय विशेष का या वर्ग विशेष का, या किस मुद्दे पर चुप रहने से फायदा होगा, ये कहीं ना कहीं सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, सामाजिक रूप से निर्मित किया जाता है। और यही रचनावादियों का मानना है। सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण के केंद्र में यह विचार है कि पर्यावरणीय वास्तविकताएं ऐतिहासिक प्रथाओं, राजनीतिक हितों और सांस्कृतिक धारणाओं से गहराई से आकार लेती हैं। इसके अलावा वास्तविकता के प्रति अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए जॉन हैनिंगन लिखते हैं कि सामाजिक निर्माणवाद या रचनावाद प्रकृति की स्वतंत्र जो कारक शक्तियों जो होती हैं उससे इनकार नहीं करता, बल्कि यह दावा करता है कि सामाजिक जो कर्ता होते हैं या नेता होते हैं, उनके द्वारा इन पर्यावरणीय समस्याओं का जो वर्ग निर्धारण किया जाता है, क्रम निर्धारण किया जाता है, हमेशा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, कौन सी समस्या ज्यादा है, अगर आज के वर्तमान परिदृश्य में भारतीय समाज में देखा जाए तो जब चुनाव में मुद्दों की बात की जाती है तो जो जो हमारे मीडिया कर्मी है वो जब जनता से सवाल पूछते हैं कि कौन से मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण है, या राजनेताओं से पूछते हैं कि कौन से मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, कौन से मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा हैं, तो कोई बताता है बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अशिक्षा है, पर्यावरण को बचाव करना है, स्वास्थ्य सेवाओं को देना है। ये तो उस हिसाब से अपने नुकसान और फायदे के अनुसार, यानी कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह का वर्गीकरण किया गया है पर्यावरणीय समस्याओं का या किसी भी समस्या का, उसकी वास्तविक समाज की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। वह 3 कारकों की पहचान करते हैं। जो हैनिंगन है वो 3 प्रकार के कारकों की पहचान करते हैं जो जैव विविधता के व्याख्यान के उद्भव के लिए या दृष्टिकोण के उद्भव के लिए सामाजिक संदर्भ प्रदान करते हैं। सबसे पहले उनका मानना है कि आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग और पेटेंट और बौद्धिक संपदा, जिसको हम कॉपीराइट कहते हैं या पेटेंट कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, के माध्यम से उस पर एकाधिकार स्थापित करने में कारपोरेट रुचि बढ़ रही है। यानी कि कई बार किसी समस्या को, किसी प्राकृतिक संसाधनों को हम अधिक जोर देते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, चर्चा पर चर्चा का विषय बनाया जाता है, क्योंकि पहला कारण यह होता है कि उनके संसाधनों के उपयोग और पेटेंट यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से उस पर एकाधिकार स्थापित करने में ये कारपोरेट घराने
औद्योगिक घराने, पूंजीपति, ये उसमें विशेष रुचि उनकी होती है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा, 1970 के दशक के दौरान उभरते पारिस्थितिक संकट के बारे में संरक्षण जीव विज्ञान में अकादमिक रुचि ने भी, यानी कि 70 के दशक में वैज्ञानिकों के बीच में, विद्वानों के बीच में जो पारिस्थितिकी, जो इकोलॉजिकल जो क्राइसिस है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, उसके बारे में जागरूकता आई और एकेडमिक लेवल पर, रिसर्च के लेवल पर एक अनुसंधान, एक अनुसंधान का विशेष क्षेत्र उभरा, जिसके लिए भी ये माना जाता है कि निर्माणवाद जो है, यहाँ पर निर्माणवाद निकल के आता है, क्योंकि महत्व निर्माणवाद को मिलता है। तीसरा और अंत में, अमेरिकी संदर्भ में पर्यावरणीय मुद्दों के लिए कानूनी संगठनात्मक ढांचे के गठन ने इस बहस की लोकप्रियता को आवश्यक प्रोत्साहन दिया। यानी अमेरिकी समाज में पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के जो वैधानिक प्रोविजन किए गए, जो कानूनी प्रोविजन किए गए, जो संगठनों का निर्माण किया गया, वो एक बहस का जो मुद्दा हुआ, वो बड़ा लोकप्रिय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उनके सम्मेलनों के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता हानि के मुद्दे को उठाने में महत्वपूर्ण मदद की और पर्यावरण अभियान के लिए नए डोमेन प्रदान किए। और उसके तत्पश्चात जाकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जो तमाम विशेष सम्मेलन, जैसे कोप 3 अभी वहाँ जो दुबई में हुआ, ये सारे संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन खास करके हैं, वो समय समय पर अपना महत्वपूर्ण विचार करते हैं। सब देश एक साथ मिल करके एक उसके पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए योजनाओं का निर्माण करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। इस संदर्भ ने प्रजातियों के विलुप्त होने, वनों की कटाई, पर्यावरण संरक्षण पर अकादमिक ध्यान बढ़ाने में योगदान दिया है। यानी जो ये संदर्भ है, ये तीनों संदर्भ मिल करके लोगों का ध्यान आकर्षण इधर हुआ है कि पर्यावरणीय प्रजातियों के विलुप्त होना हो, चाहे एंडेंजर्ड स्पेसीज का बढ़ना हो, वनों की कटाई हो, फॉरेस्टेशन यानी डिफॉरेस्टेशन हो, या पर्यावरण संरक्षण में रिसर्च और एकेडमिक डिलिब्रेशंस की बात हो, तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ ध्यान आकर्षण किया गया। पर्यावरण संकट के संदर्भ में एक विशेष प्रकार की आवाजों, दावों और व्याख्याओं को विविधता के नुकसान के दावे के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने की अनुमति भी है। हैनिंगडन और बेनिंगहैम एंड कूपर यह दर्शाते हैं कि पर्यावरण की समस्याएं और मुद्दे कोई स्वयं स्पष्ट समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में निर्मित हुए हैं। पर्यावरणीय समाजशास्त्र में निर्माणवाद को अगर हम आगे समझें, तो सामाजिक निर्माणवादियों के अनुसार प्रकृति के उद्देश्य वास्तविकता को वर्गीकृत करने, श्रेणीबद्ध करने और समझने के लिए हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उसे वास्तविक लोगों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और उसके राजनीतिक परिणाम होते हैं। निर्माण या रचनावादी इस प्रक्रिया की जांच करने पर जोर देते हैं, हालांकि कुछ पारिस्थितिक विमर्श दूसरों पर हावी हो जाते हैं और इस प्रकार समग्र स्थिति के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को प्रतिबंधित करते हैं। वह इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि निर्माणवादी या रचनावादी जो दृष्टिकोण है, वो स्थिति हमें अलंकारिक नारों, लोकप्रिय घोषणाओं के माध्यम से यह देखने में मदद करती है कि राज्य और उद्योग जनता को यह समझाने के लिए विकसित होते हैं कि पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कुछ किया जा रहा है, भले ही वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया हो। ये भी एक परसेप्शन डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है राज्य और औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा। जैसे अगर आप ध्यान दें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में जो कानून बनाए गए, उसमें एक है CSR, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो औद्योगिक घराने हो। ज़्यादातर जो पर्यावरणीय संकट के लिए, पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, वो औद्योगिकरण है और औद्योगिक घराने हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए CSR का कॉन्सेप्ट आया। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि वो चाहे वो कार्बन जो क्रेडिट की बात हो, चाहे वो पेड़ों के लगाने की बात हो, जो
पौधरोपण की बात हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने की बात हो, तो इस पर चर्चा परिचर्चा तो बहुत की जाती है। लेकिन असल में जितनी चर्चा की जाती है उससे कम वास्तविकता में वो होता है। तो कहीं न कहीं ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाता है कि पर्यावरण के लिए हम बहुत जागरूक हैं, हम कोई पर्यावरणीय नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं वो कर रहे हैं, हम ओज़ोन लेयर को नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हकीकत में उतना वास्तविकता में दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार सामाजिक रचनावाद उप अनुशासन के लिए बेहद मूल्यवान दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि यह समाजशास्त्रियों के लिए केंद्रीय कार्य पर जोर देता है कि वे उन तरीकों की जांच करें और पूछताछ करें जिनसे कोई भी पर्यावरण मुद्दा उत्पन्न होता है और समाज में लोगों के सामने लाया जाता है। एक उदाहरण के रूप में इसको ऐसे देखा जाए कि बिश्नोई समाज या जो चिपको मूवमेंट हुआ उत्तराखंड में, ये समाज कहीं न कहीं समुदाय और समाज के द्वारा ये आंदोलन जो पर्यावरण के संरक्षण का आंदोलन है, अगर माना जाए तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ? तो विश्नोई समाज सांस्कृतिक सामाजिक रूप से प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहते हैं। वो समाज इसीलिए वहाँ उनकी औरतें उनके जीवों से प्यार करते हैं, जीवों और वहाँ के वनस्पतियों का संरक्षण करते हैं, उनके कटाई पर रोक लगाते हैं। चिपको और एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में हुआ उसमें भी जो महिलाएं थी जब पेड़ों की कटाई हो रही थी विकास के लिए, तो उस पर उससे जाकर के चिपक जाती थी, कहती थी नहीं हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, हमारा जीवन यापन इन पर निर्भर है, ये हमारी तरह ये भी इनमें जीव है, आत्मा है, हम इनको नहीं काटने देंगे और हम ऐसा नहीं करने देंगे। वो आंदोलन आगे चल करके बहुत ही बृहत सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा। तो कहीं न कहीं रचनावादियों का यह मानना है कि समाजशास्त्रियों के उप अनुशासन के रूप में, एक उप विषय के रूप में जो रचनावाद है, रचनावादी दृष्टिकोण है, वो एक बहुत मूल्यवान दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि यह समाजशास्त्रियों के लिए केंद्रीय कार्य पर जोर देता है। इसके अलावा सामाजिक निर्माणवाद, अब बात आती है जब सामाजिक निर्माणवाद और यथार्थवाद के बीच जो विभेद है या उसको जो 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 एक विवाद है, उसको समझते-समझते हम इस बात पर पहुँचे हैं कि यथार्थवाद और निर्माणवाद या रचनावाद, अब रचनावाद के जो विशेषताएँ हैं, उन उनके बारे में विद्वानों में क्या मत है, विद्वान कैसे उसकी व्याख्या करते हैं और उसकी आलोचना किस तरह से करते हैं या उसकी सीमाएँ क्या हैं? क्या रचनावाद की भी सीमाएँ हैं कि नहीं है? तो इसको समझना आवश्यक हो जाता है। तो इस अध्याय में हम यहाँ पढ़ेंगे कि रचनावाद जो है, कंस्ट्रक्टिविज़्म जो है या जो कंस्ट्रक्टिविज़्म का दृष्टिकोण है, रचनावादी दृष्टिकोण है, समाजशास्त्र में खास करके पर्यावरणीय समाजशास्त्र के संदर्भ में उसकी आलोचनाएँ क्या-क्या हैं। ऐसे कई विद्वान हैं जो विभिन्न आधारों पर सामाजिक निर्माणवादी मॉडल को चुनौती देते हैं। सबसे पहले किसी भी पर्यावरणीय समस्या, मुद्दे या दावे को की निर्मित प्रकृति को समझने पर जोर देने के कारण विद्वानों का आरोप है कि निर्माणवादी या रचनावादी सीधे समाधान और कार्यों के बारे में बात करने से बचते हैं और उन्हें अनदेखा करते हैं। विरोधियों का तर्क है कि ऐसे समय में जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, निर्माणकर्ता विभिन्न लोगों द्वारा विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दे जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़े सामाजिक अर्थों को समझने की अपील करते हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे उस मुद्दे पर कोई ठोस राजनीतिक स्थिति बनाने में देरी होती है। निर्माणवाद का जो दृष्टिकोण है वो कहीं न कहीं आलोचकों का ये मानना है कि वो कोई भी सामाजिक पर्यावरणीय समस्या सामाजिक रूप से किस प्रकार निर्मित होती है, वो कितनी गंभीर है, इसको समझने में ज़्यादा जोर देते हैं, बजाय उसके तात्कालिक उपायों को सुझाने में या उसका निराकरण करने के लिए कुछ उपायों को सुझाने में। तो ये कहीं न कहीं एक आलोचना के रूप में लिया जाता है, जो रचनावादियों की आलोचना होती है। दूसरा, कई विद्वान जो रचनावादियों को सापेक्षतावाद में लिप्त होकर और पर्यावरण के बारे में किसी प्रकार की काल्पनिक कथा में योगदान देकर समाजशास्त्रीय कल्पना की जीवन शक्ति को कमजोर करने के तरीके के रूप में चित्रित करते हैं।
कई विद्वानों का मानना है कि जो रचनावादी हैं वो सापेक्षतावाद, वो रिलेटिविज्म की बात तो करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा वो केंद्रित हो जाते हैं कि पर्यावरण के बारे में किसी प्रकार की जो काल्पनिक कथा है, नरेशन है या इंटरप्रिटेशन है, उसका निर्माण करके समाज शास्त्रीय कल्पना की जीवन शक्ति, जो समाज शास्त्रीय कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसकी पोटेंशियल हो सकती है पर्यावरणीय और समाज के मुद्दों को समझने की, उसको कमजोर करते हैं। यह प्रकृति के लिए विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि यह दृष्टिकोण किसी भी कार्रवाई को निलंबित कर देता है और वैचारिक विश्लेषण में फंसा रहता है। जैसे अगर आप देखें तो देश में तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा ज़्यादा होती है और उस पर एक्शन कम होता है। वादे भी किए जाते हैं, हम आप चर्चा करते दिखेंगे, ऐसा हो रहा है, वैसा नहीं है, ऐसा गलत है, वैसा सही है, लेकिन उस पर एक्शन कम होता है। यही आरोप लगता है रचनावादी दृष्टिकोण के ऊपर, जो पर्यावरणीय समाजशास्त्र के संदर्भ में यही चीज उनके ऊपर भी आरोपित की जाती है। यह प्रकृति के लिए विनाशकारी होता है, क्योंकि हम चर्चा पर चर्चा में ही इन्वॉल्व रहेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनका क्या मानना है, उनका सही मानना है, उनका गलत मानना है। इससे आगे बढ़ करके पर्यावरणीय समस्याओं को निदान करने की तरफ हमको रास्ता खोजना है, ना कि उस परिचर्चा में ही के काल्पनिक संसार में, उसके परसेप्शन डिस्कोर्स में ही इन्वॉल्व रहना है। तो इस तरह से जो जो वैचारिक विश्लेषण में जिसको कहा जाता है फंसा रहता है, और पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने अक्सर, जो खास करके एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि ये एक निराशावाद फैलाने की तरफ जो रचनावादियों के खिलाफ शिकायत की, ये निराशावाद फैलाते हैं। इसका तीसरा, यथार्थवादी यह कहने के लिए रचनावादियों की आलोचना करते हैं कि प्रकृति और वास्तविकता केवल मानसिक निर्माण है, यानी जो नेचर है और रियलिटी है वो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। आलोचकों के अनुसार यह दृष्टिकोण उन तर्कों की वैधता को कमजोर करता है जिसकी पर्यावरणीय समस्याएं वास्तविक हैं और इसलिए तत्काल ध्यान देने के योग्य है। टिम इंगोल्ड जैसे मानव विज्ञानी तर्क देते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण और प्रकृति की समझ अपने दायरे में सीमित है, क्योंकि यह प्रकृति या पर्यावरण को दिए गए व्याख्याओं के अनुसार देखता है। यह अंतर्दृष्टि इस दृष्टिकोण को भी इंगित करती है कि ये सभी सामाजिक निर्माण किसी भी पर्यावरण के बारे में हैं या समस्याएं जो जो वास्तविकता को नहीं बदलती हैं। यानी कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मनुष्यों के व्याख्याओं से, समुदायों के डिस्कोर्स से पर्यावरणीय जो भौतिक जो जगत है, उसकी संरचना, उसकी क्रिया प्रणाली, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है, बल्कि वो यथार्थ है। यथार्थवादियों का मत है कि प्रकृति और उसके स्वरूप को नहीं त्यागना चाहिए। मानव पर्यावरणीय अंतर संबंधों को समझने में संरचनाएं, प्रक्रियाएं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वह इस दृष्टिकोण पर जोर देते हैं कि समाजशास्त्रियों को प्रकृति की गतिशीलता, पर्यावरणीय कारकों को समझना चाहिए और केवल मानव समाज, सामाजिक जीवन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हर दावे को समर्थन के लिए या सामाजिक रूप से निर्मित या विवादित करते करार देते हुए निर्माणवादी मर्फी का तर्क है, आधार या जो भी जो उसका जो आधार है उसको नकारना पर्यावरण को और खराब करने के लिए व्यावसायिक लॉबी की आलोचना करते हैं। जो मर्फी हैं, जो यथार्थवादी हैं, वो पर्यावरणविदों को और खास करके जो एक व्यावसायिक एक सिंडिकेट्स की जो लॉबी है उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जैसे लोगों के पास वायु प्रदूषण के अलग अलग शब्द, अवधारणाएं, अर्थ और वर्गीकृत हो सकते हैं और इससे मनुष्यों के लिए इसका उपयोग बदल जाएगा, लेकिन ऐसी श्रेणियों के बिना भी वायु प्रदूषण सामाजिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों के साथ मौजूद है। तो रचनावादी कुछ भी मान, रचनावादी उसको वर्गीकरण करें, इनको कम नुकसान है, उनको ज्यादा नुकसान है, लेकिन असली बात यह है कि जो वायु प्रदूषण होगा वो हर व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को वो प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से। रेमन मर्फी जैसे यथार्थवादी विद्वान भी प्रकृति के महत्व और उसके अस्तित्व की स्वायत्त गतिशीलता पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण के बारे में रचनावादियों के दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं। आधुनिक समाज में भूकंप, ज्वालामुखी, बर्फीले तूफान या तूफान की घटनाओं को कम करने में बहुत कम
योगदान दिया जाता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्यों द्वारा प्रकृति की गतिशीलता को दिए गए अर्थ सामाजिक रूप से निर्मित किए जा सकते हैं, लेकिन मानवीय धारणाओं, अर्थों और उनके सामाजिक निर्माणों के बारे में बात करके उन गतिशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो 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 रचनावादियों की आलोचना एक हो सकती है कि केवल सिद्धांत के निर्माण से, केवल चर्चा पर चर्चा करने से ही हम पर्यावरणीय समस्याओं और मानव के संबंध को समझ सकते हैं, बल्कि उस पर एक्शन करने की जरूरत होती है। सामाजिक रूप से हम वास्तविकता को कैटेगराइज या उसका वर्गीकरण या उसको बदल नहीं सकते हैं, बल्कि उसको समझने में एक यथार्थवादियों का मानना था, उसको समझने के लिए एक ऐसे पर्यावरणीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत की जरूरत है जो केंद्र में भौतिक जगत की क्रियाओं संक्रियाओं को, वास्तविक यथार्थ को रखते हुए समाज पर, उस पर पड़ने वाले प्रभावों को समझे, और इस तरह से पर्यावरणीय समाजशास्त्र में हम जो है जो 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 दृष्टिकोण है उसको सही रूप में निर्मित कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये जो दृष्टिकोण है कहीं ना कहीं मनुष्य समाज और पर्यावरण समाज के बारे में उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग विश्लेषण पर जोर देते हैं। इस तरह से हम इसके अलावा अन्य उप दृष्टिकोणों या उप विज्ञानों का निर्माण भी हुआ है, जिसको आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको अगर उसको हम विश्लेषित करें या इसको सुधार करें तो यह पाते हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण भी अपनी जगह सही है और रचनावादी दृष्टिकोण भी अपनी जगह सही है। दोनों में का मिला रूप ही एक मध्यम मार्ग हो सकता है, जिससे पर्यावरण मनुष्य के संबंध को सही ढंग से समझा जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।